अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड में आज हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्या है? वेपर प्रेशर इज द प्रेशर exerted by the vapors of a liquid in equilibrium with the liquid at a given temperature is called a vapor pressure. The pressure exerted by the vapor of a liquid in equilibrium with the liquid at a given temperature is called a vapor pressure. जब हम लिक्विड को ले लेते हैं किसी ओपन कंटेनर के अंदर, अगर हम किसी लिक्विड को ले लें तो ये लिक्विड जो है ये एवापोरेट होता है, इसके मॉलिक्यूल जो है वो एवापोरेट होते हैं, यानी कि लिक्विड जो है एवापोरेशन शुरू हो जाती है लिक्विड की। तो एवापोरेशन के नतीजे में इसके मॉलिक्यूल जो हैं वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और ये एस्केप होते हैं, ऐड होते हैं इनटू द एयर। जब कंटेनर ओपन होता है तो ये वेपर जो है हमारे पास ऐड होते हैं एयर में, और ये प्रोसेस एवापोरेशन का प्रोसेस तब तक कंटिन्यू होता है जब तक सारा का सारा लिक्विड ख़त्म ना हो जाए। तो अब ओपन कंटेनर के अंदर जब लिक्विड को लिया जाता है तो इसमें से वेपर जो है वो हमसे एस्केप हो जाते हैं। अब वो वेपर कितना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं। तो वेपर प्रेशर को मेजर करने के लिए हम किसी लिक्विड को लेते हैं इन अ क्लोज कंटेनर। एक क्लोज कंटेनर है हमारे पास। अब इसमें लिक्विड को ले लिया, लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं तो ये क्या होंगे? सरफेस वाले मॉलिक्यूल जो होते हैं हमारे पास एस्केप होते हैं, किस फॉर्म में जाते हैं? वेपर की फॉर्म में जाते हैं। अब जब कंटेनर क्लोज हो तो वेपर जो है वो एस्केप नहीं हो सकते हैं, बल्कि ये वेपर जो है हमारे पास एक्युमुलेट हो जाते हैं ओवर द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। जो लिक्विड मॉलिक्यूल सरफेस से एस्केप हो जाते हैं वेपर फॉर्म में, अब कंटेनर क्लोज है तो ये वेपर जो हमसे बाहर एस्केप नहीं हो सकते हैं, ये ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड क्या हो जाते हैं? एक्युमुलेट हो जाते हैं। अब ये वेपर जो है ये आपस में भी कोलाइड करते हैं और साथ साथ वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ भी कोलाइड करते हैं। तो इनकी कोलिजन के दौरान क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सरफेस ऑफ लिक्विड के साथ कोलाइड कर लेते हैं और सरफेस ऑफ लिक्विड इन मॉलिक्यूलों को दोबारा क्या कर देता है? रिकैप्चर कर देता है। ये वेपर फॉर्म वाले मॉलिक्यूल्स जब सरफेस ऑफ लिक्विड के साथ कोलाइड करते हैं तो सरफेस ऑफ लिक्विड जो है वो इन वेपर फॉर्म वाले मॉलिक्यूलों को रिकैप्चर कर देता है, और जब ये रिकैप्चर होते हैं तो ये वेपर फॉर्म से दोबारा कन्वर्ट हो जाते हैं किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन कहते हैं। तो ये लिक्विड वेपर मॉलिक्यूल्स हैं, ये दोबारा जब लिक्विड फॉर्म में आते हैं तो ये क्या कहलाता है? कंडेंसेशन कहलाता है। और ये जो हमारे पास लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं इसको हम क्या कहते हैं? एवापोरेशन कहते हैं। तो अब क्या होगा? जो मॉलिक्यूल हमारे पास ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड एक्युमुलेट हो गए हैं वो दोबारा जब हमारे पास लिक्विड मॉलिक्यूल इनको रिकैप्चर कर देती है तो क्या हो जाता है? कंडेंसेशन हो जाती है, प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन हो जाता है। अब होता क्या है कि स्टार्ट में मॉलिक्यूल सिर्फ वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, रेट ऑफ एवापोरेशन जो होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि रेट ऑफ कंडेंसेशन क्या होता है? कम होता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है कि रेट ऑफ एवापोरेशन में डिक्रीज आती है और रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो बढ़ता जाता है। एक स्टेज ऐसा आ जाता है जहाँ पे हमारे पास रेट ऑफ एवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो बराबर हो जाते हैं। तो रेट ऑफ एवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जब बराबर हो जाए, इन दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाए, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगी, यानी कि मॉलिक्यूल्स लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में जाएंगे और वेपर फॉर्म से अगेन कौन से फॉर्म में आते हैं? लिक्विड फॉर्म में आते हैं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होती है, दोनों प्रोसेस कंटिन्यू हैं, रेट ऑफ एवापोरेशन भी और रेट ऑफ कंडेंसेशन भी। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो लिक्विड का लेवल जो होता है उसमें मजीद डिक्रीज नहीं होती है। पहले तो इसमें से मॉलिक्यूल निकल रहे होते हैं, मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में जाते हैं तो लिक्विड के लेवल में क्या आती है? डिक्रीज आती है। अब एक वक्त के बाद ये लिक्विड का लेवल जो है ये क्या हो जाता है? कांस्टेंट बन जाता है, इसमें मजीद डिक्रीज नहीं आती है। क्यों? क्योंकि जितने मॉलिक्यूल हमारे पास लिक्विड फॉर्म से वेपर फॉर्म में जाते हैं उतनी ही मॉलिक्यूल उसी वक्त में वेपर फॉर्म से अगेन किस फॉर्म में आ जाते हैं? लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। तो इस मौके पे जब रेट ऑफ एवापोरेशन becomes equal to rate of condensation, number of molecule converted from liquid form into vapor form is exactly equal to the number of molecule converted from vapor form into the liquid form.
रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जब बराबर हो जाती है तो हम कहते हैं क्या हो गया, डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाती है। बिटवीन वेपर फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड मॉलिक्यूल, यानी कि वेपर और लिक्विड के दरमियान क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम मींस कि ये क्या होते हैं, वेपर भी बनते हैं, जितने मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं उसी वक्त में उतने ही मॉलिक्यूल हमारे पास वेपर फॉर्म से दोबारा लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। तो इसी वजह से जो लिक्विड का लेवल होता है वो क्या रह जाता है, कांस्टेंट रह जाता है, उसमें मजीद डिक्रीज नहीं होती। अब इस वक्त जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो, यानी कि इन दोनों के दरमियान इक्विलिब्रियम हो, इक्विलिब्रियम पे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम पे ये वेपर जो लिक्विड सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इस प्रेशर को क्या कहा जाता है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहा जाता है। किस वक्त, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो। स्टार्ट में नहीं, स्टार्ट में सिर्फ वेपर बनते हैं, कंडेंसेशन नहीं होती। विद द पैसेज ऑफ टाइम रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता जाएगा और रेट ऑफ कंडेंसेशन जो है वो बढ़ता जाएगा। एक स्टेज ऐसा आ जाएगा जहां पे ये दोनों रेट जो हैं वो बराबर हो जाते हैं। तो जिस वक्त ये दोनों रेट बराबर हो जाए, इवेपोरेशन का रेट और कंडेंसेशन का रेट, इस वक्त वेपर जो लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, उस प्रेशर को हम नाम देते हैं किस चीज का, वेपर प्रेशर का नाम देते हैं। सो वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर ऑफ अ लिक्विड कप इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। जब इनके दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाती है, और इक्विलिब्रियम कब एस्टेब्लिश होती है, जब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इस वक्त वेपर जो प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एक्सर्ट करते हैं, उस प्रेशर को नाम दिया जाता है किस चीज का, वेपर प्रेशर का नाम दिया जाता है। अब वेपर प्रेशर जो है, कौन से फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर को इफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। नंबर 1 है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स, या हम कह सकते हैं नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करता है। डिफरेंट लिक्विड्स हैव डिफरेंट लिक्विड हैव डिफरेंट वेपर प्रेशर at the same point of temperature. एक ही पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे दो मुख्तलिफ लिक्विड ले लें तो दोनों का वेपर प्रेशर आपस में क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे हम लेते हैं वाटर और दूसरा लेते हैं ईथर, दोनों को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेते हैं। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारे पास वाटर भी मौजूद है, एक लिक्विड, और दूसरा लिक्विड हमारे पास क्या है, ईथर है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर का वेपर प्रेशर जो होता है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 24 mmHg। वाटर का वेपर प्रेशर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितना है, 24 mmHg है। इसी तरह वेपर प्रेशर ऑफ ईथर at 25 degree centigrade, it is different from the vapor pressure of water. It is 537 mmHg. तो दोनों लिक्विड में क्या है हमारे पास, नेचर दोनों लिक्विड का डिफरेंट है। तो इसी वजह से दोनों लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है सेम पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों का वेपर प्रेशर हमने चेक किया। तो दोनों के वेपर प्रेशर में क्या है, फर्क है। क्यों फर्क आ रहा है, द फर्क जो ये आ रहा है हमारे पास, द डिफरेंस इन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एंड ईथर एट द सेम टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर है, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो दोनों लिक्विड के वेपर प्रेशर में फर्क आ रहा है इज ड्यू टू द डिफरेंट
स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दोनों लिक्विड के इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस की स्ट्रेंथ में क्या होता है, फर्क होता है। वाटर में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ईथर में क्या होते हैं, डायपोल फोर्सेस होते हैं। तो डायपोल फोर्सेस की स्ट्रेंथ जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड के मुकाबले में क्या होती है, कम होती है। इसी वजह से वाटर का वेपर प्रेशर जो है वो ईथर के वेपर प्रेशर के मुकाबले में क्या होता है, कम होता है एट द सेम पॉइंट ऑफ टेम्परेचर। जितना इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगे उतनी ही वेपर प्रेशर क्या होती है हमारे पास, कम होती है। जब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स की स्ट्रेंथ कम होती है तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्योंकि हमने पढ़ा था इवापोरेशन में कि जितना स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगा उतनी रेट ऑफ इवापोरेशन कम होगी, यानी कि कम वेपर्स बनेंगे। अब जब कम वेपर बनेंगे तो कम वेपर जो है वो फिर प्रेशर भी क्या करते हैं, कम एग्जर्ट करते हैं। और जब ज़्यादा वेपर बनते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स वीक हो तो रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा होगा, यानी कि ज़्यादा वेपर मॉलिक्यूल ज़्यादा वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। और ज़्यादा मॉलिक्यूल वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो उनका वेपर प्रेशर भी फिर क्या होगा, डेफिनेटली ज़्यादा आएगा। तो नेचर ऑफ लिक्विड, चूंकि लिक्विड जो है बाय नेचर डिफरेंट है आपस में, किस वाइज, ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। इसी वजह से डिफरेंट लिक्विड का वेपर प्रेशर भी हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसी तरह ये डिपेंड करता है हमारे पास किस चीज़ पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे कैसे कि एक ही लिक्विड को ले लेते हैं, जो सेकंड फैक्टर है हमारे पास वो है टेम्परेचर। जिस तरह टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ता जाता था, इसी तरह टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। लिक्विड का जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ही उसका वेपर प्रेशर भी क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। अगर हम एक ही लिक्विड को ले लें एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, जैसे हम वाटर को लेते हैं मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे, तो ये मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे डिफरेंट वेपर प्रेशर शो करता है। जितना टेम्परेचर बढ़ता जाता है उतनी ही उसके वेपर प्रेशर में भी क्या आती है, इंक्रीज आती है। जैसे हमारे पास है वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड कितना था, 24 mmHg। अब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर को इंक्रीज करवा दो तो वेपर प्रेशर क्या हो गया, 93 mmHg बन गया। टेम्परेचर बढ़ गया तो इसके साथ साथ वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर को हम 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दें तो वेपर प्रेशर मजीद बढ़ जाता है, 355 mmHg हो जाता है। And similarly, vapor pressure of water at 100 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर को मजीद हमने इंक्रीज कर दिया तो ये वेपर प्रेशर मजीद बढ़ जाता है, 760 mmHg हो जाता है। तो एक ही लिक्विड है, डिफरेंट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे मौजूद है और डिफरेंट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर पे ये डिफरेंट वेपर प्रेशर शो कर रहा है। जितना टेम्परेचर बढ़ता जाता है उतना ही वेपर प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों, टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और जब मॉलिक्यूलों की काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आती है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, यानी कि रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ जाता है। अब जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं वेपर फॉर्म में तो इसी वजह से उसका वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर जो है वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो दीज आर द टू फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो आज की क्लास में हमने वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ा, वेपर प्रेशर क्या है और कौन से फैक्टर जो हैं वो इसको इफ़ेक्ट करते हैं। तो ये आज हमारी क्लास की डिस्कशन थी। इसी के साथ आज की क्लास ख़त्म होती है। आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।